नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अब तो राहुल गांधी जी की सदस्यता, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मणिपुर, इन सब बातों को एक साथ कवर करने की कोशिश करूंगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई और वापस संसद में आ गए। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि मणिपुर पे सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें सुन के एक 42 SITs बनाई। 3 महिला हाईकोर्ट रिटायर्ड जजेस के सुपरविजन में वो काम करेंगे और उन्होंने काफ़ी डायरेक्शंस दिए, काफ़ी कैसे उसमें पीस रिस्टोर हो, वापस हो, जो एक बिल्कुल खुला स्पष्ट। उन्होंने पहले ओपन कोर्ट में भी बोला है कि द स्टेट मशीनरी हैज फेल्ड, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, और अब उन्होंने बिल्कुल ये जिसको कहते हैं ना प्रूफ, QED एक टर्म होता है, उन्होंने प्रूव करके डिलीवर भी कर दिया कि आपकी डबल इंजन सरकार किसी लायक नहीं है। खैर, इधर ये बात चल रही है कि अब बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी है, जो बीजेपी के थिंक टैंक के लोग हैं, उनको क्या देना है, क्योंकि उनके पास एक ऐसी फौज है जिसको कुछ ना कुछ काट देते रहना है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कल सुना होगा, मतलब मेरे लिए ये अजीब आश्चर्यजनक बात थी जब परसों मेरे कोई साथी थे, वो आए और उन्होंने बताया कि एक प्रबुद्ध लोग जो प्रोफेसर रहे हैं, मतलब पढ़ाते थे बच्चों को, रिटायर हो गए हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनका कहना था कि मोदी जी के तो अकल का भाई कोई जवाब नहीं। तो क्या हुआ, मोदी जी ने एक ऐसा फॉर्मूला बताया है कि आपकी बर्थडे आप कुछ भी कर लो, उसका टोटल 2023 आता है, 2023। तो मुझे लगा कि ऐसी मजाक की बात है। कल मेरा एक मित्र है, पहली से 7 पढ़े हैं, फर्स्ट से, कल शायद फ्रेंडशिप डे था, तो उसका ऐसे ही फोन बार बार आया, तो उसने ऐसी बात की बात में कहा, उसने नहीं बंबई में भी है कि मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, ऐसा फॉर्मूला दे दिया है कि किसी की बर्थडे का नंबर उसमें डालिए। तो मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा भी नहीं। तो जहां पे इस तरह के भक्त हो, जहां पे इस तरह की ट्रोल आर्मी हो, तो उनको लगातार आपको कुछ ना कुछ देना है। अब बीजेपी कुछ एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है, जिससे उसको लगता है कि इस एजेंडा को अगर सेट हो गया तो उसका चुनावी, क्योंकि बीजेपी में तो सब चीजें चुनाव के नजर से देखी जाती हैं। अब ये हो रहा है कि बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जो आ गए ना वापस, इससे बीजेपी का फायदा हो गया। कैसे फायदा हो गया? क्योंकि 2024 का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो जाएगा और मोदी हैज नो अल्टरनेटिव, और मोदी के सामने तो आज तक कोई टिक ही नहीं पाया, तो इसलिए राहुल गांधी तो मतलब ये तो वॉकओवर हो गया बीजेपी के लिए उनके आने से। अब कुछ 2-3 प्रश्न हमको और आपको आपस में कर लेने चाहिए। 2014 में जब मोदी जी आए थे और जो वादे किए थे और लोगों ने जो विश्वास किया था, क्या मोदी जी के ऊपर आज उतना भरोसा है लोगों को? क्या मोदी जी आज उसी तरह से शाइन कर रहे हैं, उसी तरह से उनकी वादों पे लोग विश्वास कर रहे हैं जैसा 2014 में करते थे? दूसरी बात, क्या राहुल गांधी की जो इमेज को जिस तरह से कह कह के बीजेपी सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक 2019 में उनकी इमेज को बना दिया था, रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन, सीरियस नहीं है, समझ नहीं है, इत्यादि इत्यादि, उसमें चेंज है। अब वो वैसे ढुलमुल माने जाते हैं कि अब पब्लिक भी मान रही है उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उनके बाद से संबोधन के बाद, खास करके उनके जो विदेश में कैम्ब्रिज में संबोधन हुआ, अमेरिका में संबोधन हुआ, क्या राहुल गांधी को वैसे ही मान रहे हैं? क्योंकि एक चीज जान लीजिए, मोदी जी की धीरे धीरे कलई खुल गई है। जैसे पहले मोदी दिखाते थे ना कि मोदी जी बहुत स्पिरिचुअल ध्यान लगाते हैं, उसमें गुफा में जाते हैं, वहां ऐसे आंख बंद करके बैठ जाते हैं, लेकिन साथ में 10 कैमरे भी ले जाते हैं और कैमरे के सामने वो ध्यान लगाते हैं। मोदी जी की ये 2-3 जो कलई खुली है, उसमें जो सबसे प्रमुख है कि मोदी जी के सामने अगर कोई समस्या आए, अगर कोई मुद्दा आए, तो वो उससे भागते हैं। भाई नेता को तो ये माना जाता है ना कि अगर उसके सामने कोई दिक्कत आए, कोई प्रश्न आए, कोई मुद्दा आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो वो उसको हल करते हैं। मोदी जी भागते हैं। 2-3 उदाहरण दूंगा। लेटेस्ट वाला मणिपुर से भाग रहे हैं, बजाय आप प्रधानमंत्री हैं, आप सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, आपको उसको हैंड्स ऑन हैंडल करना चाहिए। मणिपुर आपका राज्य है, डबल इंजन सरकार है, आपकी सरकार है, लेकिन नहीं। महिला पहलवानों वाले केस में भी यही हुआ था। बृजभूषण शरण सिंह आपके MP थे, आप उसमें चुपचाप बैठे रहते हैं कि सांस खींच के कि मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, और इससे लोग समझेंगे कि नहीं कल के दिन मैं कहीं फंसूंगा नहीं, तो ये भी ठीक नहीं है। किसान आंदोलन, मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि इन सारी चीजों में वो चुप बैठ जाएंगे, किसी दूसरे से कहलवाते रहेंगे। उनके 3-4 फेवरेट हैं, अनुराग ठाकुर हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, इनसे कुछ रविशंकर प्रसाद जी, इनसे कुछ बयान दिलवाते रहेंगे। कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल चुप। जबकि राहुल गांधी मुद्दा कोई भी हो, समस्या, उसको एड्रेस करते हैं, उस पर
वो ठीक है, हो सकता है कि हमारे आपकी किसी की राय में हो कि नहीं नहीं इससे बेहतर ये था, सोल्यूशन इससे बेहतर हो सकता है। राहुल गांधी मणिपुर गए ना, 3 मई से 4 मई से मणिपुर जल रहा था, 28-29 जून को गए। और इधर से बीजेपी का क्या रिएक्शन आता है, मुझे कभी कभी ये लगता है कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि बात है, एक कोई इंसेक्ट होता है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, आप खुद ही बता देंगे, जो केवल गंदगी पे बैठता है, उसको गंदगी ही दिखाई देती है, उसको साफ सुथरी जगह अच्छा नहीं लगेगा। आपको कभी कभी नहीं लगता है कि बीजेपी को केवल राहुल गांधी में, अगर ठीक है वो कमी है, उन्होंने सावन में गोश्त खा लिया, वो नॉनवेज खा लिया, अब वो सब लोग लग गए ना, सावन में नॉनवेज खाया, सावन में नॉनवेज खाया। अच्छा, एक झूठ का, एक बोलने वाले का तो एक मंत्री भी है, और उसका शायद पोर्टफोलियो बिना कहे उन्हीं को दे देना चाहिए। उनका कहना यह है मंत्री जी का कि राहुल गांधी 28 जून को जब मणिपुर पहुंचे तो वो ऑलरेडी उसकी वजह से 3 मई का दंगा हुआ। राहुल गांधी के 28 जून के मणिपुर पहुंचने से 3 मई का दंगा हो गया। ये वहाँ के सबसे, वही बताएंगे कि विवेकानंद की उसको नमस्ते नहीं किया था। दूसरा, राहुल गांधी का मुद्दों को हैंडल करते हैं, उनका जो भी विचार है वो स्पष्ट है, विजन है, रोड मैप है। अगर कोई उनसे, जब आपको अगर याद हो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कहा गया कि भाई हिंदुस्तान में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, उनका नहीं, चीन की तरह नहीं, उद्योग हमें भी चाहिए। और उनके किसी भी चीज़ में ही हैज़ अ वेरी क्लियर विजन। मोदी जी की क्या है, मोदी जी की संवादहीनता है। मैं बोलूंगा, तुम सब लोग सुनो, मैं अकेला एनडीए की मीटिंग करूंगा, केवल बोलूंगा, मैं आऊंगा, 15-20 मिनट बोलूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नहीं करूंगा, पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे सामने बोले, लोगों से संवाद तो करना ही नहीं है, सामने टेलीप्रॉम्प्टर रख लूंगा, उसी से मैं जो आएगा वो बोलता रहूंगा। राहुल गांधी वो बार बार संवाद करते हुए नजर आए। जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें उन्होंने जितना संवाद किया, वो एक लाइफ टाइम नहीं, वो कई लोगों की लाइफ टाइम मिला के भी उतना संवाद नहीं हो सकता है। राहुल गांधी को जब संसद से निकाला गया तो लगातार, कभी वो सब्जी मंडी, तो कभी मैकेनिक के यहाँ, तो वो घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं इस देश को। मुश्किल देश है ये, बड़ा देश है, वहाँ पे संवादहीनता की बात। अब दूसरा एक नैरेटिव सेट हो रहा है बीजेपी में कि राहुल गांधी आ गए हैं ना वापस, इससे देखना इंडिया जो है वो बिखर जाएगी। क्यों बिखर जाएगी? क्योंकि जो सारे वो है ना, जो सब लोग प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, राहुल गांधी के आने से अब सबको लगेगा हम प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पाएंगे, तो इसलिए बिखर जाएंगे। पहली चीज ये स्पष्ट हो गया है, बेंगलोर में कह भी दिया गया है कि इंडिया में कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। दूसरा, लीडरशिप की बिल्कुल साफ साफ वो है, वेस्ट बंगाल में जब इंडिया लड़ रही होगी तो वहाँ नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही होंगी, बिहार में अगर वो लड़ रही होगी तो वहाँ नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे होंगे, अगर वो झारखंड में लड़ रही होगी इंडिया तो वहाँ का नेतृत्व हेमंत सोरेन कर रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे होंगे, तमिलनाडु में स्टालिन कर रहे होंगे, केरल में वहाँ पे कांग्रेस और इनके बीच का साधा वो रहेगा, कम्युनिस्टों के बीच का। मेरा कहना यह है कि वहाँ किस बात के लिए, क्यों ये होगा कि ये बिखर जाएंगे? मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी के आने से वो ज़्यादा जुड़ जाएंगे, वो ग्लू इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। विपक्ष के लिए जो बार बार है, विपक्ष जो है वो इस समय बिल्कुल क्लियर है, उनको मोदी और भाजपा की जो केंद्र में सत्ता है उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए वो चुनाव मैदान में है 2024 के। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए चुनाव मैदान में 2014 में थे, ये याद रखिएगा। ये कह रहे हैं 2014 में मोदी जी क्यों थे, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, 2019 में प्राइम मिनिस्टर के लिए थे, अब भी कह रहे हैं कि मुझे तीसरा वो दे दो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। जबकि विपक्ष का जो इंडिया है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, उसको मोदी जी को और भाजपा को केंद्र से हटाना है। अब आप मुझे एक दो चीज़ें ये बताइए, आज से 6-8 महीना पहले ये लगता था ना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं आ पाएंगे, अब तो साथ दिखाई दे रहे हैं, साथ वोट कर रहे हैं, साथ बातचीत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इंडिया का जो राज्यसभा का सबसे वोकल सदस्य है वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, उनसे एक धार मिलती है उसको। अंदर और बाहर, लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर दोनों जगह आपको लोगों को फर्क नजर आ रहा है। विपक्ष देखिए सब अपने अपने राज के छत्रप हैं। आप मुझे इंडिया का एक ऐसा एक कंपोनेंट बता दीजिए ऐसे जो उनके साथ आया है जो अपने राज्य का छत्रप हो, जहाँ पे उसके बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस एनडीए के वो पार्ट नहीं है, वो वोट दे दिए हैं। वहाँ पे एनडीए के पार्ट कौन है? शिंदे ग्रुप। शिंदे ग्रुप की क्या स्थिति आप जानते हैं,
वहाँ पे बिहार में एनडीए के कौन है? रामविलास पासवान जी के एक लड़का और एक भाई के बीच का ग्रुप, कोई भी अपने वहाँ का, ये नहीं है कि वो रूल कर रहा हो स्टेट को। ये फर्क है एनडीए और इंडिया में, क्योंकि एनडीए में सारे लोग मोदी जी का जो प्रकाश है ना, जो उनका रोशनी है, उससे रोशन होते हैं, उनकी अपनी रोशनी कोई नहीं है। इंडिया में सब क्षेत्रीय छत्रपों की अपनी अपनी हैसियत अपने अपने राज्य में है, और अपने सिर्फ अपने बूते पे वहाँ राज्य सरकार बनाए हुए हैं। दूसरा एक चीज़ और समझ लीजिए, इंडिया जो है वो कहीं पे भी होता है, वो ज़्यादा पार्टिसिपेटिव है, वहाँ ज़्यादा डिस्कशन होता है, ज़्यादा बातचीत होती है, और इसलिए बेटर निर्णय भी होता है। ये इंडिया नाम सामूहिक निर्णय से ऐसा नाम तो ले ही आया ना, जिससे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मोदी जी के और बीजेपी के इसका जवाब कैसे दें। एनडीए में एक व्यक्ति निर्णय लेता है, हुक्म सुना दिया जाता है, बाकी सब लोगों को चुपचाप फॉलो करना है। अब मैं जरा 2-3 जल्दी से चीज़ें आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि इंडिया के जो आपको माइलस्टोन्स हैं और जो एनडीए के माइलस्टोन्स हैं, 2019 के बाद की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा माइलस्टोन है नीतीश कुमार का, जहाँ से विपक्षी ताकत बढ़नी शुरू हुई। लोग हल्ला में हो रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था, लोग एक जगह एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असली तेजी आई जब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा और वो महागठबंधन के साथ उन्होंने बिहार में सरकार बनाई। दूसरा एक लैंडमार्क चीज़ थी विपक्ष की इंडिया के, उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का जब शुरू हुई थी तो किसी को अंदाज ही नहीं था कि इतना इफेक्ट होगा। उसका ज़बरदस्त इफेक्ट मेरी याद में बहुत कम इस तरह के जन आंदोलन जैसे उसने काम किया। तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया के जो माइलस्टोन, मैं 7 माइलस्टोन गिना रहा हूं, हिमाचल प्रदेश उतना टर्निंग पॉइंट नहीं है, कर्नाटका असली चीज थी, क्योंकि कर्नाटका में सब लोग लग गए थे, पूरी मशीनरी, पूरा पैसा, पूरी ताकत, पूरा हिंदू मुस्लिम, पूरी जाति, सब कुछ लगने के बाद भी कर्नाटका में एक डिसाइसिव विक्ट्री जो कांग्रेस की हुई है, उसने भी बहुत चीजें चेंज की हैं। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है मेरे हिसाब से, अडानी के बारे में राहुल गांधी का जबरदस्त भाषण लोकसभा में, और उसके बाद एज अ फॉलो आउट ऑफ दैट भाषण इनकी सदस्यता, वो साजिश थी कि नहीं थी ये तो कभी प्रूफ नहीं हो पाएगा, लेकिन इनकी लोकसभा सदस्यता का जाना। फिर राहुल गांधी के विदेश दौरे, वो भी एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि कैम्ब्रिज, पहले इंग्लैंड और फिर अमेरिका, दोनों दौरों ने जबरदस्त फायदा किया राहुल गांधी का, क्योंकि वो अपनी बात एक इंटरनेशनल फोरम पे कहे और जो देश के लोगों ने भी उनकी बात सुनी। और फिर मेरे हिसाब से एक बड़ा लैंडमार्क चीज़ थी, नीतीश कुमार ने जो मेहनत करके लोगों को एक जगह बिठाया और अल्टीमेटली उस विपक्ष का नाम इंडिया आ गया, ये भी एक टर्निंग पॉइंट था। और 7वां, राहुल गांधी की जो सदस्यता वापस आई है, इसने भी, मतलब जिसको कहते हैं ना किक स्टार्ट, नहीं, इसने भी उस मोमेंटम को और जोर दिया है, उस तरह का एक इसमें ताकत और स्फूर्ति दी है, जिससे आज विपक्ष में स्फूर्ति है, उसमें दम है, और वो इस समय हाईली मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं। उधर एनडीए में सुन लीजिए, एनडीए में भाई सबसे बड़ी क्या चीज़ हुई पिछले 1-1.5 साल का देखें, G20 में असलियत यह है कि वो 20 देशों का जो एक समूह है, उसमें हम, और वो इकोनॉमिक रीजंस के लिए है, वो कोई सैन्य नहीं है, उसमें आर्थिक चीज़ों के कारण ये G20 है, उसमें हम सबसे नीचे पायदान पे हैं। ऑन ऑल द इकोनॉमिक पैरामीटर वी आर द लास्ट वन। तो वो G20 जिसको हम देख के बहुत हल्ला मचा रहे हैं। दूसरा, कर्नाटक में भगवान को याद किया गया, बजरंगबली को। तो कुछ लोग तो कहते हैं बजरंगबली उल्टे पड़े, मैं उसको मानने वाला हूं कि बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली। तो बजरंगबली ने जो समाज का और इस लोकतंत्र का दुश्मन था, उसकी नली तो तोड़ दी। तीसरा, अमेरिका में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोदी जी ने और जिस तरह से हैंडल की, और जिस तरह से वहाँ उनको टेलीप्रॉम्प्टर लगा के, और मैं 2 ही प्रश्न लूँगा और एक वहाँ का और एक यहाँ का, वो सब किया उन्होंने। और जिस तरह से उस अमेरिकन जो मतलब इंडियन लड़की थी जिसको, उसको ट्रोल किया गया, और उसके बाद अमेरिकन जो स्टेट थी उसके पीछे खड़ी हुई, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था कहीं ना कहीं। मणिपुर एक मेरे हिसाब से एनडीए के लिए एक बड़ी समस्या मणिपुर है। उससे, उसके पाप मैं कहूँगा, इट इज़ नॉट अ गलती नहीं है, वो पाप है, उसके पाप से ये कभी मेरे ख्याल में बीजेपी उबर नहीं पाएगी। महिला पहलवानों के साथ जो किया गया, जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रोटेक्शन हुआ, पॉक्सो को धता बताई गई, देश के कानून से कोई मतलब नहीं था, वो भी कहीं ना कहीं वो मैसेज तो आम आदमी तक गया ही है। और फिर
एनसीपी को जिस तरह से एक दिन पहले खूब गाली देना, भ्रष्टाचारी पार्टी, 75,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, और दूसरे दिन एनसीपी के बड़े धड़े को अपने साथ लाके सरकार में शामिल कर लेना, वो भी लोगों ने ठीक से लोगों की समझ में आया है। अब एक चीज़ बिल्कुल ठीक है कि जो मोदी जी अब हर एनडीए की मीटिंग कर रहे हैं छोटे छोटे दोस्त में, अब इतनी इस बार एनडीए की मीटिंग हो रही है, कल फिर से एक मीटिंग है क्योंकि कल राहुल गांधी को बोलना है और कल से नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, तो कल सुबह फिर एक संसदीय दल की बैठक है बीजेपी की, एनडीए की भी एक बैठक हो रही है, मतलब, और उसको मोदी जी खुद जाके मिल रहे हैं। मोदी जी साफ साफ कहे हैं ईस्टर्न यूपी के जब एमपी से मिले कि राम मंदिर के पर वोट नहीं मिलेगा, इस चक्कर में मत रहिए, आप लोकल इश्यूज़ को उठाइए, आप लाभार्थी और ये उपलब्धियां हैं इस पे बोलिए, और एक चीज़ वो बार बार कहना है कि आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बातें मत करिए, इस तरह के डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट मत करिए कि वो यूक्रेन का युद्ध रोक दिया, तीसरी बड़ी ताकत, क्योंकि लोग इससे अखता गए हैं, थक गए हैं ये सुनते सुनते। और इंडिया जो मेरे हिसाब से एक काम और कर रहे हैं, इंडिया वो सारी चीज़ें, विपक्ष जो है, जिस बिना पे मोदी जी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, इन सारी चीज़ों को प्रिएम्प्ट कर रहा है और पहले से बोल रहा है कि भाई देखो ये हो सकता है, देखो ये हो सकता है। सतपाल मलिक जी साफ साफ कह रहे हैं, वो उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले एक मीटिंग की, वो और प्रशांत भूषण सब लोग थे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उन्होंने कहा कि ये लोग कुछ भी करा सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये लोग तो कहीं मंदिर तक पे आक्रमण करा सकते हैं, ये लोग किसी की हत्या, बड़े बीजेपी के नेता के, इस तरह की बातें उन्होंने वहाँ कही हैं जिससे चुनाव को मोड़ा जा सके। तो अब धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आने लगा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। अब वो सबको इंतजार है कि वो क्या हथकंडा होगा, और वो हथकंडा, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि जिस तरह से मोदी जी परेशान हो गए हैं इंडिया के नाम से, वो एक तरफ अपने सांसदों को ये कहते हैं कि नहीं इंडिया का नाम मत लेना, यूपीए बोलना, और खुद मतलब जाने अनजाने उनके मुंह से बिना इंडिया को गाली दिए, चाहे वो पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन करके गाली दें, चाहे घमंडिया करके गाली दें, और अभी कल उन्होंने क्विट इंडिया करके गाली दें, इंडिया तो अब उनके सपने में आना शुरू हो गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये नैरेटिव जो बीजेपी सेट करना चाह रही है विपक्ष का, वो कितना लोग उस नैरेटिव को सेट करेंगे, या बीजेपी या विपक्ष इंडिया जो अपना नैरेटिव सेट कर रही है जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, बीजेपी और मोदी जी का कुशासन है, और जिसको अभय दुबे जिसको निकम्मापन कहते हैं, और भ्रष्टाचार है। वो 4 इसके कोण बताते हैं कि बीजेपी का जो सरकार चलाने का निकम्मापन है, तो क्या इस निकम्मेपन को अपना चुनावी मुद्दा बना पाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।